नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और यह समय है बिग बुलेटिन का। आज लखनऊ में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। नया सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है जो 31 दिसंबर तक चलेगा और कुछ खास बातें बोली हैं आज के भाषण में लखनऊ में। और खासतौर से अमित शाह जो पूरा जो रोड मैप है वो तय कर दिया है 2024 का 24-22 तक का। और उन्होंने साफ कहा है कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है तो 2022 में योगी जी को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाना होगा। और जबरदस्त तारीफ की है योगी आदित्यनाथ की और कहा है उन्होंने कि एक मौका और चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश को सभी जगह पर देश में नंबर 1 पर लाया जा सके। 2022 में भाजपा को प्रचंड बहुमत का संकल्प उन्होंने लिया है और कहा है, उन्होंने अपील की है कि दीपावली पर मेरा परिवार, भाजपा का परिवार, ये तोरण द्वार इसकी बंधन बार लगाई जाए, तोरण बनाई जाए, ये कहा है उन्होंने। और खास तौर से उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बहुत सराहा है। अब कुछ विषय हैं जिन पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कहे हैं अमित शाह जी ने अपने भाषण में। खास तौर से उन्होंने जो समाजवादी पार्टी पर हमले किए हैं और समाजवादी पार्टी पर हमले करते हुए ये कहा है कि उनकी जब सरकार थी तो केवल एक परिवार के लिए काम होता था, अब पूरे राज्य के लिए काम हो रहा है। उन्होंने राम मंदिर का जिक्र छेड़ा है और कहा कि राम मंदिर लेकर के मजाक उड़ाते थे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, और कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने तारीख भी बता दी और शिलान्यास से शुरू कर दिया। और ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि योगी सरकार ने 90% वादे पूरे कर दिए हैं और जो संकल्प पत्र में वादे थे वो 90% वादे योगी सरकार ने पूरे कर दिए हैं। कोरोना संकट से बड़ी सफलता पूर्वक योगी सरकार लड़ी है और इस पूरे संकट को उन्होंने निपटाया है। ये जिक्र भी अमित शाह ने अपने भाषण में कहा है। कानून व्यवस्था की जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा है कि अब कोई भी लड़की स्कूटी पर आभूषणों से लदकर रात को 12 बजे सड़कों पर चल सकती है, कोई डर नहीं, ये कहा है उन्होंने। और एक बोला है कि अब हर जिले में 3, 4, 5 माफिया होते थे, अब दूरबीन लगाकर देखने पर भी माफिया नहीं मिलेंगे। ये कुछ चीजें बोली हैं। अब उसमें मिश्रा जी है ये स्थिति कि जिस समय ये बात बोली जा रही थी कि अब माफिया कहीं दूरबीन लगाकर नहीं मिलेंगे देखने को, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है वो उनके बगल में थे, जहां लखीमपुर की घटना का भी पिछले 15 दिन से पूरा शोर है और अभी भी जो विपक्ष इस संबंध में जो मांग कर रहा है वो मांग पूरी नहीं हुई है। खासतौर से जो इस्तीफे की मांग की जा रही है गृह राज्य मंत्री के, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। ये जो बहुत बड़ी घोषणा की है कि रात को 12 बजे 16 साल की लड़की स्कूटी पर आभूषणों से लद करके जा सकती है, कोई बोलने वाला नहीं है और कोई डर नहीं है। इसको लेकर भी कई तरह की कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पर और कहा जा रहा है कि वही सारी चीजें आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों, और जो भुक्तभोगी हैं इन घटनाओं के, उन पर इस भाषण का, इस बयान का क्या असर पड़ा हो। आपको याद हो, हम एक नारा था समाजवादी पार्टी की सरकार में कि यूपी में एक नारा था समाजवादी पार्टी की सरकार में, यूपी में बहुत है दम क्योंकि यहाँ अपराध है बिल्कुल कम, ये नारा था। और ये नारा, इस नारे का जो दूसरा था, क्योंकि यहाँ जुर्म बहुत है कम,
यही समाजवादी पार्टी सरकार को ले डूबा। तो ये जो वादे हैं, जो माफिया को लेकर के उन्होंने कहा है, ये जो कानून व्यवस्था को लेकर के कहा है, खासतौर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जो कहा है, उसको लेकर के अब लोग कह रहे हैं कि साहब हाथरस कांड का जिक्र क्यों नहीं आप कर रहे हैं। दूसरी चीज ये, और ये तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिससे जिनका जिक्र प्रधानमंत्री भी अपने भाषण में नहीं करते हैं। इनमें हाथरस कांड है, गोरखपुर कांड है, किसान आंदोलन है, इनका जिक्र प्रधानमंत्री भी अपने भाषण में नहीं करते। हाँ, अमित शाह ने आज कैराना पर अखिलेश यादव से बुलवाने की कोशिश की कि भाई उस घटना का जिक्र करिए, मुजफ्फरनगर पर बुलवाने की कोशिश की कि भाई वो चीजें घटना तुम्हारे आपकी सरकार में हुई थी उस पर बोलिए। तो ये चीजें कुछ मिलाकर के अब क्या उसका असर होगा, वही स्थिति की यूपी में है हम, यूपी में है दम, क्योंकि जुर्म यहाँ है कम, ये नारा दिया था समाजवादी पार्टी ने, और जुर्म यहाँ है कम, ये हिस्सा ही समाजवादी पार्टी को ले डूबा। तो कभी कभी अपील की जाती है, और अपील का क्या असर होता है उस क्षेत्र में जहां लोग भुक्तभोगी हैं, उसका क्या असर होता है, ये अमित शाह के क्या व्यक्त होगा। क्योंकि जो पार्टी के लोग हैं, पार्टी के वर्कर हैं, उन्हें तो ठीक अच्छा सब दिख रहा है, लेकिन जो भुक्तभोगी लोग हैं, जिन क्षेत्रों में घटनाएं हुई हैं, वहां इस अमित शाह के भाषण का क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का शुरू हो गया है। 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य है, और खासतौर से युवाओं को जोड़ने की बात है। इस समय 2 करोड़ 30 लाख कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, और 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मिस्ड से सदस्य बनाए जाएंगे। ये पूरा अभियान है 31 दिसंबर तक का, और सदस्यता अभियान को शुरू किया है, प्रमाण पत्र दिए हैं जो सदस्य बने हैं, नए सदस्य बने हैं मिसाल ने, और ये सवाल उठाए हैं। तो हम इन्हीं सवालों पर आज चर्चा करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर के माफिया दूरबीन लगा करके नहीं ढूंढे मिलते हैं। महिलाओं की सुरक्षा इतनी है कि 16 साल की लड़की रात को 12 बजे स्कूटी पर अकेले निकल सकती है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कहीं कुछ डर नहीं है। विवेक जी शुरू करिए, आप भी सारी चीजें देख रहे हैं। हाँ, कांग्रेस पर कुछ नहीं बोले हैं, कांग्रेस पर कुछ नहीं बोले, और सीधा सीधा हमला उन्होंने समाजवादी पार्टी पर किया है। इससे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से ही मान रही है, और इसी पर सीधा सीधा हमला समाजवादी पार्टी पर बोल रही है। मुख्यमंत्री भी जब बोलते हैं तब अखिलेश यादव के बारे में यही बोलते हैं कि वो दिन के 12 बजे सोकर उठते हैं, उनकी दिनचर्या है। तो इस तरह की बातें मुख्यमंत्री भी अपने भाषण में बोलते हैं, और आज भी अमित शाह के भाषण में यही सारी चीजें थी कि जो पिछली सरकारें नहीं, उन्होंने परिवारों के लिए किया, हमने पूरे राज्य के लिए किया, हमने सबका साथ सबका विकास इस भावना के साथ ये सब काम किए, ये अमित शाह जी ने भी बोला है। तो विवेक जी शुरू करिए कि जो सवाल उठ रहे हैं कि माफिया कहीं रहे नहीं है, और लोग कह रहे हैं, क्योंकि भाषण के बाद में सोशल मीडिया पर कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं जब भी कोई घटना हो। और आज प्रियंका जी भी थी उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव भी दौरे पर थे, उनकी भी रैली। तो ये सारी चीजें हैं जिसके बीच में अमित शाह की रैली को लेकर के, अमित शाह के भाषण को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि माफिया दूरबीन लगाकर भी नहीं देखेंगे, महिला सुरक्षा को लेकर के जो बात कही, इन्हीं सारे बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। आज की इस चर्चा में विवेक नारायण मिश्रा कांग्रेस से है, वरुण त्रिपाठी कांग्रेस से है, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अनिल गंगवार जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, सपा का पक्ष रखेंगे, शशांक मिश्रा समाजवादी पार्टी से हैं, और भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे भाजपा के नगर अध्यक्ष, और डॉक्टर आलोक बिहारी शुक्ला प्रोफेसर हैं भारतीय महाविद्यालय में, भाजपा का पक्ष रखेंगे। तो विवेक जी शुरू करिए, जो सवाल उठ रहे हैं, जो दावे किए हैं अमित शाह जी ने महिला सुरक्षा को लेकर के, और खासतौर से बाहुबलियों को लेकर, माफियाओं को लेकर के, उनमें कितनी दम है? शेखर साहब, सबसे आपने सारा कुछ तो बता ही दिया, इससे सारी तस्वीर तो अपने आप साफ हो रही है। देखिए, ये शायद आजाद भारत के इतिहास में ये पहला मौका है कि कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह झूठ बोलता हो। कार्यकर्ता का झूठ बोलना या संगठन में किसी व्यक्ति का झूठ बोलना एक बार
समझ में आता है, लेकिन एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह के ये बात कर रहा है जो पूरी झूठ से भरी हुई, तो ये बड़ा एक पहली बार इस तरह देश में हो रहा है ये, और ये कोई अमित शाह जी से नहीं है, ये तो ऊपर से और आ रहा है ये। अब एक आपने जो बात कही, आज उत्तर प्रदेश या देश को कहें कि एक कहावत है कि नीम हकीम खतरे जान, आज देश की वही स्थिति है। आज देखिए कि डॉक्टर जब एक मरीज बीमार होता है तो डॉक्टर उसकी रिपोर्ट कराता है, लेकिन रिपोर्ट कितनी भी सही आए, डॉक्टर फिर भी कहता है कि मरीज को सामने लाइए। मरीज के सामने आने के बगैर वो दवाई नहीं लिखता है, क्योंकि मरीज की जो सामने कंडीशन है वो उसके ट्रीटमेंट का मेन आधार होती है। आज सरकार का वही हाल है कि जो आप नीम हकीम खतरे जान, आप खाली रिपोर्टों आंकड़ों की बात या अपनी आप तारीफ अपने मुंह से कर रहे हैं, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत क्या है ये आप नहीं इससे वाकिफ हैं। आप वाकिफ हैं, आप अपने मंत्री जो प्रभारी बनाए जिलों में हैं उनको क्वेश्चनायर बना के दे देते हैं कि वो इन्हीं सवालों की खाली बात करेंगे, प्रेस को भी इसी से जवाब देंगे। ये सारी बातें बयां कर रही हैं कि ये सारी जानते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है, और जान के भी अनजान बन रहे हैं ये। और रही बात ये कहते हैं अपराध की कानून व्यवस्था की, आज अमित शाह जी ने कहा, कल आप पढ़िए दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि ये दिल्ली है, यूपी पुलिस यहाँ गलत काम न करे। आप सोचिए, ये बहुत बड़ा एक आईना है जो शायद पुलिस को, यूपी पुलिस को दिखाया है दिल्ली हाईकोर्ट ने, ये किसी पार्टी ने नहीं दिखाया है ये। तो ये एक काफी है इतना। और बाकी अभी आपने माफियाओं की बात करते हैं वो, तो अभी देखिए कोर्ट के अंदर घुस के किस तरह वकील को मार दिया। लखीमपुर कांड अभी लोग भूले नहीं है कि, और उसके बाद हाथरस का है, सोनभद्र में जिस तरीके से नरसंहार हुआ। तो ये सब बातें खुद बयां करती हैं कि आप जो बात कर रहे हैं उसकी जमीनी हकीकत क्या है। कोरोना की आप बात पीठ अपनी थपथपा रहे हैं अपने आप से कि कोरोना बड़ा अच्छे तरीके से निपटे। जिस तरीके से कोरोना का उत्तर प्रदेश के लोगों ने, देश के लोगों ने देखा है कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी से लोग परेशान हुए, किस तरह अस्पतालों में भर्ती नहीं हो रहे थे, और किस तरीके से गंगा जी में लाशें तैर रही थी, उसके बाद भी अपनी पीठ आप थपथपा रहे हैं ये, और जश्न मना रहे हैं आप ये। दूसरी बात, आप कहते हैं कि सपा की बात अगर आप करते हैं तो कांग्रेस की बात न करना इनका जाहिर करता है कि सपा और भाजपा दोनों जानते हैं कि हम जितनी सीधी टक्कर में आएंगे वो हमारे दोनों लोगों के हित में है। इसलिए ये जानबूझ के एक बनाया जा रहा माहौल है जिससे समझ में आए कि सीधी लड़ाई हमारी सपा से है। ये दोनों लोग जानते हैं कि हमारा जो इसमें हमारा जो कुछ रणनीतिक ये रूप से काम किया जा रहा है, ये चुनावी रणनीति है जिसके तहत ये बिल्कुल माहौल बनाया जा रहा है कि आमने सामने हमारे राइवल केवल सपा है हमारी ये। तो ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस जिस तरीके से लोग आगे आ रहे हैं, लोगों की नजरिए बदल रहे हैं, जिस तरीके से लोग एक विकल्प ढूंढ रहे हैं, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में जो इनकी चुनावी रणनीति है कि सपा और भाजपा के आमने सामने वाली, ये कामयाब नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश में चुनाव ये इस तरीके से एक नहीं होगा, वही उत्तर प्रदेश के हित में है। दूसरा, आप कहते हैं कि मोदी जी को 24 में बनाएं। मोदी जी को 24 में क्यों बनाएं? आप सोचिए, लाल किला एक साल नहीं संभाल पाएंगे और उसको गिरवी रख दिया। देश संभालने की बात करते हैं आप, ये राष्ट्रीय संपत्तियां आप बेच रहे हैं, एक भी आपने बना के नहीं खड़ी करी आपने ये, और कहते हैं उनको फिर 24 में बनाइए। 24 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा के नीचे ला दिया आपने ये। 7 सालों में देश का कर्ज दुगना कर दिया आपने। रोजगार की सरकार है जो रोजगार देने वाली है, रोजगार छीनने वाली ज्यादा है। ये 35 रुपए वाला पेट्रोल आप 100 रुपए में बिकवा रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी तो नहीं करी, उनकी लागत जरूर आपने चौगुनी कर दी। आरटीआई को आपने कमजोर करके भ्रष्टाचार को आपने बढ़ावा दिया। और उसके बाद अब देश के सामने दिल्ली का और पश्चिम बंगाल का उदाहरण सामने है। आज किस तरीके से इन्होंने दिल्ली सरकार पूरी आरएसएस लगा रहा है वहां पे, फिर भी दिल्ली और पश्चिम बंगाल की जनता ने जैसा कि आज अमित शाह जी ने कहा
ये देश में होने वाला है कि अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो 2022 में योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना होगा। शेखर भैया, ये यूपी का चुनाव है और यूपी का चुनाव जो है इस देश की दिशा और दशा हमेशा से ही तय करता रहा है। इस बार जनता ने मन बनाया है कि विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबक सिखाना है। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही है और जो काम पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए थे, वो विकास कार्य आज भी उत्तर प्रदेश के लोगों को याद हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसको बता के ये चुनाव में उतर सके। ये जो बीजेपी की सरकार है, इनको इतना बड़ा समर्थन मिला, आखिरकार 5 साल में उत्तर प्रदेश को क्या मिला? जमीनी हकीकत से ये लोग बहुत परे हैं। बड़े बड़े विज्ञापन में ही इनका काम दिखता है। दिल्ली तक में इनके विज्ञापन लगे हुए हैं, जबकि दिल्ली में विज्ञापन करने की उत्तर प्रदेश सरकार को कोई आवश्यकता है ही नहीं। और जैसा कि हम बार बार देख रहे हैं, कुपोषित बच्चों के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। खून की कमी से मरने वालों के मामले में उत्तर प्रदेश को इन्होंने नंबर 1 बना दिया है। और उत्तर प्रदेश में मिड डे मील ये लोग बच्चों को सही से नहीं खिला पा रहे हैं। मिड डे मील की जब शिकायत पत्रकारों ने की तो उन पत्रकारों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जेल में भेजा। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं अपराध की। ये आज अमित शाह जी जिस समय मंच से दहाड़ रहे थे कि हमने अपराधी दूर दूर तक नहीं मिल रहे हैं, उसी समय हमारे गृह राज्य मंत्री तेनी जी मंच पे ही थे। किसानों के साथ उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? आज उनको न्याय नहीं मिल रहा है। खून की कमी से मरने वाली महिलाओं की संख्या में आज यूपी नंबर 1 है। टीबी जैसी बीमारी जो कि इस देश से बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, उससे मरने वालों की संख्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। कोरोना महामारी का ये जो बखान कर रहे हैं, कोरोना महामारी के समय उत्तर प्रदेश में दवाइयों की कालाबाजारी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा। जिन लोगों की कोरोना ऐसी आपदा में जान चली गई, उनको क्या मिला? 90 लोग पैदल अपने घर से चले और अपने घर के किनारे पहुंचने से पहले ही मर गए। उनके परिवार की पीड़ा अभी कम नहीं हुई है। सरकार ने उनको मुआवजा दिया? नहीं दिया। मोदी जी, अमित शाह जी बात कर रहे थे कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। जैसे कि अभी हमारे साथी बता रहे थे कि मोदी जी ने इन पिछले 10 सालों के कार्यकाल में क्या किया। लगभग 8 साल का कार्यकाल मोदी जी का पूरा हो चुका है। मोदी जी ने कुछ बनाया हो तो बताएं। रेल बेच दी, भेल बेच दी, लगातार ये सरकारी संपत्तियां जो है बेचने पे लगे हुए हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि खदेड़ा होगा इस बार। जहां तक रहा अमित शाह जी का स्टेटमेंट, तो आप देखिए अभी कुछ ही समय पहले की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से कानून व्यवस्था के ऊपर लताड़ लगाई थी। और जहां तक रही कानून व्यवस्था की बात उत्तर प्रदेश में, तो पता नहीं कौन सी अमित शाह जी के पास या योगी जी के पास किस दूरबीन की साहब बात की है, किस दूरबीन से कहां तक वो कितना साफ दिखाई देता मुझे नहीं मालूम। कह रहे हैं कि साहब 16 साल की भी लड़की साहब स्कूटी पे साहब रात 12 बजे तक जा सकती। हाथरस कांड इतना बड़ा कांड हुआ, तो वहां लड़की और लड़की के परिवार के साथ साथ पूरे गांव को आपने साहब, आपकी पुलिस ने, आपकी शासन सत्ता की हनक ने साहब छावनी की तब्दील किया था। अब महिला सुरक्षा की बात करते हैं। महिला सुरक्षा के नाम पे तो भाजपा ने सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में भय और जंगल राज साहब कायम किया। अभी थोड़े दिन पहले लखीमपुर खीरी में किस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव में एक महिला की पुलिस की मौजूदगी में, भाजपा के नेताओं की मौजूदगी में साहब बात करने वाले लोग, उसकी साड़ी साहब खींची जाती। कानून व्यवस्था कहाँ थी? चिन्मयानंद इनके ऊपर बलात्कार का साहब आरोप था, क्या स्थिति रही शाहजहांपुर में? कितना नंगा नाच साहब चलता रहा। आप उन्नाव पे उठा के देखिए किस तरीके की कंडीशन रही। उसके बाद यादव परिवार का एक लड़का साहब मारा जाता है, फिरौती मांगी जाती है उससे। आपकी शासन, आपका सत्ता सब मौन धारण किए हुए थे साहब। ये घटनाएं बराबर हो रही हैं।
एक एक दिन में साहब 11-11 दलित मारे जा रहे हैं। ऊपर से पूरी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था पूरे देश की, उत्तर प्रदेश की ध्वस्त हो गई है। आम जनमानस इस समय बदलाव चाहता है और 2022 में ये मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बदलाव मिलेगा। और जहां तक रही अमित शाह जी की बात, मुझे तो लगता है जिस तरीके से 15 लाख का उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू साहब कहा था कि साहब 15 लाख का जुमला, ये भी साहब जुमले से बढ़ के कुछ नहीं है। ये भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री जी शेखर भाई, आज आपने कहा कि उन्होंने कहा कि 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो योगी जी को सीएम बनाना है। 24 बाद आता, बात पहले आता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये लोग आज इस बात से भयभीत हो गए कि योगी जी का कुछ उत्तर प्रदेश में बचा नहीं और एक ही सहारा बचा है, वो है मोदी। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में मोदी जी की टीआरपी ज्यादा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी की टीआरपी उतनी ही बेहद खराब हो गई है। इसलिए अब वो सहारा ले रहे हैं। पहली बात तो 24 में प्रधानमंत्री बन नहीं सकते हैं कि जो उन्होंने आयु का नियम बनाया है उसको वो पार करेंगे, लेकिन हो सकता है वो चाहते हो कि इसी के सहारे मेरी नैया पार लग जाए। उन्होंने कहा कि हमने कानून व्यवस्था ठीक की, हमारा संकल्प पत्र में जो हमने वादे किए वो हमने सब पूरे किए हैं। मैं एक केवल संकल्प पत्र के एक बात को बताना चाहता हूं कि वो इन्होंने पूरा नहीं किया। वो था, इन्होंने कहा था कि हम बच्चों को टैबलेट देंगे, हाई स्कूल पास और इंटर पास लोगों को। हाई स्कूल पास को इन्होंने टैबलेट देने की बात कही थी और इंटर पास को लैपटॉप देने की बात कही थी। वो इन्होंने पूरा नहीं किया। पहले ये लोग बात करते थे अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन की अब बात खत्म हो गई है। अब तो ये ना ये कह रहे अच्छे दिन आएंगे, ना कहते बुरे दिन आएंगे। खाद किसान को मिल नहीं रही। इन्होंने एक बात अपने संकल्प पत्र में कही थी, जीरो टॉलरेंस की बात की भ्रष्टाचार को, आज उस पर ये लोग नहीं बोल रहे। बोलिए कै % आपने भ्रष्टाचार कम किया है? पुलिस आपकी देखिए व्यापारी को जो है होटल में जाके मार रही है। आप कह रहे कानून व्यवस्था की बात है, और इसके बाद वो बेचारा मर गया तो उसे लिए ले घूमते गए, फेंक कहां है? यह पुलिस की रवैया आपकी है। पेट्रोल आज 100 कायमगंज में, फरुखाबाद में पता होगा 105 रुपए कुछ पैसे हो गया है, उसकी रफ्तार बढ़ती चली जा रही है। आप कौन सी बात कर रहे हैं, कौन से आधार पर कह रहे हैं? और अभी आप देखिए, अभी पूरे जो गंगा में पानी बढ़ा है, हजारों बीघे जो है खेती जल हो गई, किसान तबाह हो गया है। बनारस तक पानी जो है मार रहा है, वहां पर भी इतना पानी बढ़ गया है कि लोग परेशान हो गए। उस पर क्यों नहीं बोल रहे अमित शाह? उसकी व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं? किसानों को, अभी इनके एक मंत्री जी आए थे अभी जो बने थे गंगवार, उन्होंने ये कहा था कि इन्हें मुआवजा दिया जाए, उन्होंने खुद कहा। तो लेकिन आज अमित शाह ने इस पर क्यों नहीं कहा योगी जी से कि जिन किसानों को जो है नुकसान हो गया है उन्हें मुआवजा दिया जाए? तो और इसके बाद इन्होंने एक अभी लड़कियों वाली बात कही है। बड़ा दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का, राम को मानने वाले लोग ये कहें कि 16 साल की लड़कियां 12 बजे स्कूटी लेकर चली जाएं, ये हमारी रात न लड़कियों के लिए है न पुरुषों के लिए। यह घटना को और बढ़ावा देगी, क्योंकि देवताओं का दिन है और राक्षसों की रात है। मैं कहता हूं अगर आपके आह्वान पर लड़कियां चली जाएं, कोई दुर्घटना हो जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अमित शाह लेंगे? ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। रात को सब लोग घर में हैं। शेखर भाई आप भी रात में घर आ जाते होंगे और वो कहते लड़कियों से तुम घूमो। आपने वो चलाई थी एंटी रोमियो, वो आपकी गायब हो गई, कहाँ है? कहीं एंटी रेमो काम नहीं कर रही है, बंद हो गई है। हमने समाजवादी सरकार ने 102 चलाई थी मरीजों के लिए, आज वो खटारा हो गई, खड़ी हो गई। उन्हें आप पेट्रोल नहीं, उनके टायर नहीं डलवा पा रहे। सबसे बड़ा फायदा उस एम्बुलेंस से आम आदमी मिला, जो गरीब आदमी था वो आराम से फोन करता था, उसके घर खड़ी हो जाती थी, अस्पताल पहुंच जाते थे। आज उनकी ढक्कन हो गए वो लोग। इसके बाद इन्होंने राम की बात की है कि राम मंदिर, अरे राम मंदिर तो अब निर्णय हो गया है, बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन
आप, लेकिन राम, आज अभी मैं पवार जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि राम तो गरीब के आंसू में है, राम तो सबरी के बेर में थे, राम तो जटायु में थे। आप गरीब के आंसू तो नहीं पोंछ रहे। आपको पता है कितनी बड़ी दिक्कत में गरीब आदमी है। कोरोना को झेला उसने, आज वो डेंगू को झेल रहा है, आपकी असमय बरसात को झेल रहा है, आज पूरे बरसात, पूरी बाढ़ आ गई है तराई क्षेत्र में, उसको झेल रहा है। की चिंता करिएगा। ये समाप्त करिए। और पलायन की बात की आपने, आप केवल वो मुद्दे उठाना चाहते हैं जिसमें जो है चिंगारी फूटे और इस प्रदेश में आग लगे। आलोक जी। शेखर भाई, अभी आपने जो समीक्षा की थी, आप जितने पैनलिस्ट बैठे हैं पार्टी से अलग हो करके आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को अगर आप सुनेंगे तो आप स्वयं इस बात को स्वीकार करेंगे कि प्रदेश की स्थिति पूर्ववर्ती सरकारों से बेहतर हुई है। चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे विकास के मामले में हो, चाहे माफियाओं के पर अंकुश लगाने के मामले में हो। अरे हमने तो वो दौर देखा है जब व्यापारियों से हफ्ता वसूली होती थी, हमने वो दौर देखा है, मैं उसका स्वयं गवाह भी हूँ कि खाली प्लाट हमारा और भरा प्लाट तुम्हारा। हमने वो दौर भी देखा था जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक जाति विशेष के लोगों का 90% प्रतिनिधित्व होता था जब परीक्षा परिणाम निकलते थे। तो ये सब बातें, और ये सब लोग एक झूठ की स्क्रिप्ट लेकर के बैठे हैं पूरी तरीके से। इन्हें हर सही बात में भी इनको झूठ निकालना है। आप देख लीजिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन बधाई दे रहा है उत्तर प्रदेश सरकार को कि जितना अच्छा कोरोना अंकुश का मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, ये पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है। आपको नहीं दिख रहा? अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, 7 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करके गए। आपको नहीं दिख रहा? 4 एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को मिला करके एक आपने एक्सप्रेस वे अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में बनाया। पूरा आप हल्ला मचाते रहते हैं, 4 एक्सप्रेस वे बन रहे, आपको नहीं दिखता? 4 से 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला खड़ी हो गई है, एक का उद्घाटन अभी कुशीनगर में हुआ है। आपको नहीं दिख रहा? तो कुल मिलाकर के आपने जब वैसा चश्मा लगा रखा है कि सही बात को भी आपको गलत रूप में प्रस्तुत करना है, तो इसका कोई निदान नहीं है। क्योंकि जानबूझ करके अनजान बनना, उसको कोई समझा नहीं सकता। अब रही बात अमित शाह जी ने बिल्कुल सही कहा, इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा कि अगर 2024 में केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी है तो 2022 में योगी जी को पुनः लाना होगा, और आएंगे भी। कांग्रेस का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस कई वर्षों से प्रदेश की सत्ता से बाहर है, इसलिए कांग्रेस उतनी दोषी नहीं है जितनी कि समाजवादी पार्टी दोषी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अभी पिछले 5 वर्षीय योजना में थी, तो इनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। कांग्रेस कहीं तस्वीर में नहीं, पिक्चर में नहीं है, उसको उसका हश्र पता है, कांग्रेसियों को भी पता है, ये जान रहे हैं, खुद जान रहे हैं कि अगर 2-4 सीटें आकर के खाता खुल जाए तो बहुत मानना, कहीं कुछ है नहीं। हाँ, समाजवादी पार्टियों से, पार्टी के लोगों से, उनके नेताओं से इस बात की शिकायत अवश्य है कि वो पिछले 5 वर्ष में सत्ता सुख पे रहे और उन्होंने सिर्फ अपने जाति को, एक वर्ग विशेष को प्रोत्साहित किया, संरक्षण दिया और संवर्धन किया, चाहे उसमें माफिया हो, चाहे एक जाति विशेष के लोग हों, और चाहे वो जालीदार टोपी वाले लोग हों। अभी राम जी की चर्चा कर रहे थे कि राम आंसू में बसते हैं, राम हृदय में बसते हैं, है? तो इफ्तार पार्टी में क्या बसता था जो मुख्यमंत्री आवास पे होता था? तो जालीदार टोपी में क्या बसता था जो टोपी लगा करके मुल्ला मुलायम कहलाना पसंद करते थे? राम भक्तों पर गोली चलवाने पर क्या, कौन सा दृष्टिकोण उभरता था?
देखो शेखर भाई, ये लड़ाई संस्कृत की लड़ाई है, संस्कृत की रक्षा की लड़ाई है, ये देश की रक्षा की लड़ाई है। ठीक है इसलिए साहब, छोटे छोटे विकास स्वार्थों को पारिकर। त्यागना होगा, भाई दलगत साहब, राजनीति से उठ करके आपको सोचना होगा, तब आपको भारतीय जनता पार्टी के बहुत क्रियाकलाप आपको समझ में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि कांग्रेस पे अमित शाह जी ने अपने शब्द और समय दोनों ना जाया करने का फैसला किया था, इसलिए उन्होंने नई कांग्रेस को घेरा। आज जो आप कह रहे थे उस पे मुझे लगता है यही हुआ होगा। मैं शुरुआत कांग्रेस से ही करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कंठ तक अपनी नाकामियां छुपाने के लिए प्रोपोगंडा करने में माहिर पार्टी को हर पल मैं ऐसे ही उजागर उनकी कमियों को करता रहूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे शब्द जाया जाए या खुद जाए, लेकिन इनकी नाकामियों को मैं हमेशा उजागर करूंगा। झूठ बोलने की बात की कांग्रेस ने, कांग्रेस के भी एक प्रवक्ता ने झूठ बोलने का जिक्र किया अमित शाह जी को लेकर के। एक कहावत है हमारे यहाँ, सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है, तो झूठ बोलने में माहिर कांग्रेस को हर व्यक्ति में झूठ ही दिखता है, हर व्यक्ति में वो झूठ ही खोजती है, क्योंकि जैसे को तैसा ही दिखता है। वरना कांग्रेस बता दे कि 5 रुपए में एक आम आदमी को पेट भरवाने का सफेद झूठ किसने बोला, कांग्रेस मुझे बताए। गरीबी हटाओ नारा दशकों तक देते रहे और जनता से झूठ बोलते रहे। किसने झूठ बोला इतना बड़ा झूठ? और सबसे बड़ा झूठ, भाई साहब आप एडिटर महोदय, आपको इंगित करके बताता हूं, सबसे बड़ा झूठ कि 2022 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। इससे बड़ा झूठ कांग्रेस में 50-60 साल तक कोई नहीं बोला गया, क्योंकि हमेशा जब बात आती है तो एक परिवार का रबर स्टैंप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता है। जनता को झूठ बोलने से और बरगलाने से कांग्रेस को फुर्सत नहीं मिलती है, इसीलिए कांग्रेस को हर जगह झूठ ही नजर आता है। लेकिन जनता बहुत समझदार हो गई। भाई साहब अभी तो मैंने बोलना भी चालू नहीं किया, आपकी उंगली उठ गई। खैर कोई बात नहीं। खैर ये इनका अपना नजरिया है कांग्रेस का, तो झूठ बोलने में कि पीएचडी कर रखी है कांग्रेस ने, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। समाजवादियों को लेकर के मुझे हैरत नहीं, क्योंकि उनका जो चश्मा है उससे उत्तर प्रदेश का विकास नहीं दिखेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपराधी जेल में है या तो भगवान के पास है, तो वो विकास उन्हें दिखने वाला नहीं है। क्योंकि उनके दौरों में तो अपराधियों को कैसे संरक्षण मिलता था, दंगाइयों को कैसे संरक्षण मिलता था, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। काने से काना कहो और काना जाए रूट, समाजवादी पार्टी के साथियों के लिए है, और धीरे से पूछ लो कैसे गई फूट। सपा मुझे बता दे कि कितने लोगों को रोजगार दिया, और जब रोजगार की लिस्ट जारी होती थी तो हम जैसे जाने कितने युवा हताश हो जाते थे, क्योंकि एक वर्ग की लिस्ट जारी होती थी, उसमें रोजगारों की लिस्ट नहीं होती थी। कितनी भर्तियां कांग्रेस के शासन में हाईकोर्ट की दहलीज पे जाके खत्म होती थी, समाजवादी पार्टी के शासन में। ये समाजवादी पार्टी के लोग नहीं बताएंगे। अपनी नाकामियों को छुपाने का ठेका उठा लिया है समाजवादी पार्टी के लोगों। और मुझे समाजवादी पार्टी के लोग ये भी बता दें कितने अपराधियों की संपत्ति कुर्क कराई और कितने अपराधियों को जेल भेजा। नहीं बात करेंगे समाजवादी पार्टी के लोग कभी, क्योंकि जिनकी पृष्ठभूमि अपराधी से चल करके चालू होती है वो कभी अपराधियों और दंगाइयों पर बात नहीं करना चाहते हैं। तीसरी चीज, सपा की बात को लेकर के अभी एक बात आई, खाद की बात का जिक्र किया। भाई साहब बड़ा फर्क है बुनियादी। खाद की किल्लत हुई, मैंने आपकी बात को स्वीकार किया, लेकिन खाद की किल्लत पे जिस तरीके से आप लोग काला बाजारियों का पेट भरते थे और केवल धोता रोना रोते थे, कभी गेंद केंद्र के पाले में डाल देते थे, कभी केंद्र राज्य के पाले में डाल देती थी। आज खाद की किल्लत होने के बाद 2 दिनों के अंदर अधिकारियों ने कार्रवाई की और आज खाद की किल्लत सामान्य हो गई। पूछे कभी अपने गांव के लोगों से जाकर, मैं अनिल गंगवार जी से कहूंगा कभी सर्वे कर लीजिए अपने गांव में जाकर के, पता लग जाएगा योगी सरकार ने और भारत की सरकार ने क्या किया है। लेकिन हाँ, आप जिस कमरे में बैठकर समीक्षा कर रहे हैं वहां आपको पता लगने वाला नहीं है, क्योंकि समाजवादी चश्मे से वो विकास आपको नहीं दिखेगा। समाप्त करिए। सपा की पीड़ा इस बात से नहीं है, सपा की पीड़ा इस बात से नहीं है कि 2022 में उनकी सरकार आ नहीं रही है। दिक्कत ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इनका बोरिया बिस्तर हमेशा के लिए समेटने का फैसला कर लिया है। ठीक है, हाँ बोलिए, किसे बोलना? जी बिल्कुल। देखिए उत्तर प्रदेश में आप जिस तरह अमित शाह जी ने, अरे भाई साहब आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए, झूठ बोलने में पीएचडी आपने की है कि नहीं की है? हमने बोले, हमारी बात सुनिए तो, हम नहीं बोले, मैं हम झूठ की बात कर रहे हैं। चाहता हूँ, बड़ी प्रतीक्षा में हूँ साहब। अभी नहीं जवाब देते हैं, अभी बिल्कुल एक बात का जवाब देंगे। सुनिए, देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह अमित शाह
अभी पिछले दिनों जो बारिश हुई और जिस तरीके से हमारा अन्नदाता किसान उसमें तबाह हुआ, और अमित शाह जी ने एक शब्द उनके बारे में नहीं बोला, वो केवल सत्ता पाने की ही बात करते रहे। इसीलिए मैं फिर दोहरा रहा हूँ, सत्ताजीवी लोग हैं, इन्हें किसान के ना इन्हें हिंदू से ना मुसलमान से, इन्हें केवल सत्ता से मतलब है इन्हें। आप सोचिए अभी किसान, पूरी बात सुनिए, किसानों की बात एक शब्द कहा अमित शाह जी ने, किसानों के लिए एक शब्द कहा। मैं बता रहा हूँ आप बात करते हैं गरीबी रेखा से नीचे की। बात सुनिए। दूसरी बात, कांग्रेस ने अपने शासन काल में, बात सुनिए, 22 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर रखा। आपके 7 सालों में गरीब 24 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे आ गए। कांग्रेस ने अपने शासन काल में 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठाए थे। आपने 24 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, ये भी बता दीजिए ना, ये भी बता दीजिए कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। कांग्रेस ने जब पहली बार शपथ ग्रहण की थी तो बताइए कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, ये भी बताइए। कांग्रेस के लोग गरीबी रेखा के कितने लोग थे, मैं बताऊं, 59 करोड़ लोग जब कांग्रेस ने 2007 में सत्ता संभाली थी, 2004 में 59 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। कांग्रेस अपनी नाकामियां ना छुपाए, कांग्रेस अपनी नाकामियां ना छुपाए। कांग्रेस अपनी नाकामियां छुपाने के लिए केवल एक प्रोपेगेंडा फिर फैला रही है। ये बताइए ना, मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा गरीबों का उत्थान किया है, वरना ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस ने कह दिया है कि भारत में पिछले 5 सालों में जितनी तेजी से गरीबी खत्म हुई है, अगर ऐसे ही देश चलता रहा तो 2035 तक भारत सामान्य स्तर पे आ जाएगा गरीबी के मामले में। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वैश्विक एजेंसियां कह रही हैं। लेकिन आपकी तरह हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। कांग्रेस बता दे कि कितने गरीबों को उन्होंने गरीबी रेखा से निकाला, कांग्रेस बताए मुझे आप, और कितने गरीब उनके यहाँ गरीबी रेखा के नीचे रहे, ये आंकड़े बताए कांग्रेस। अधूरे आंकड़े पेश ना करे कांग्रेस। आंकड़ेबाजी में कांग्रेस से कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि 60 साल सरकार चलाने के बाद देश को केवल समाजवादी पार्टी। अरे भैया आप बताइए ना जवाब, आप बताइए कि आपने जब 2014 में सत्ता छोड़ी थी तो पता है कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। आपने किसानों के लिए 2 शब्द नहीं बोले, किसान तबाह हो गया भैया। किसानों को तो आपने मर्कजीज में घुमाया है, आपकी नजर में वही किसान है, आपकी नजर में पंजाब के किसान है, पंजाब के किसान है आपकी नजर में, बाकी कहाँ किसान है? पार्टी। हाँ, मैं थोड़ा एक जवाब दे दूं। इन्होंने वाली बात की थी, इन्होंने कहा कमरे में बैठ कर समीक्षा मत करिए। विकास जी आपको बताऊं, अरे बताइए ना भाई साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है, कितने लोगों को रोजगार दिया था आपने? अरे आपने 15 साल सरकार चलाई, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने अपराधियों को जेल भेजा? पहले उठाया है, आपने कहा। मैंने तो ये भी प्रश्न उठाया है भाई साहब कि कितने लोगों को रोजगार दिया। जनता के काम की बात कर लीजिए, जनता के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से अनुरोध है कि जनता के काम की डिबेट कर लीजिए और ये बताइए उत्तर प्रदेश की जनता को कितने लोगों को रोजगार दिया आपने? आपको ये बीमारी है कि आप एक बार थोड़ा धैर्य रखिए, बात सुनिए। अरे भैया बताइए ना, आप बता दीजिए भाई साहब। अरे गंगवार जी बता रहे हैं, पहले सुन लीजिए, हम बताएंगे बाद में, पहले सुन तो लीजिए भैया, सुनते तो है नहीं आप। मैं ये बताना चाहता हूँ, अपनी मन की किसान का बेटा हूँ, शिक्षक के साथ आज ही 5 बीघे में लहसुन गड़वा रहा हूँ, आलू गड़वा रहा हूँ। खाद नहीं मिली आपको? खाद नहीं मिली आपको? खाद नहीं मिली, खाद नहीं मिली आपको? आप अपनी जोत भाई सार्वजनिक करिए, आपसे अनुरोध है, आप अपनी जोत भाई सार्वजनिक करिए, आप अपनी जोत भाई सार्वजनिक करिए, अभी मत दिखा दीजिए, आप जोत भाई सार्वजनिक करिए। अभी आपकी रेट, आपसे अनुरोध है मेरा कि मैं आपकी पीड़ा को ऊपर तक ले जाऊंगा, आपकी पीड़ा को मैं ऊपर तक ले जाऊंगा। आप अपने तय खातेदारों की और अपने जोत भाई सार्वजनिक करिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। पूरी बात सुन लीजिए। क्या होगा? अरे भैया, हम आपकी तरह बातें नहीं करते हैं डिबेट में बैठ के, हम आपकी तरह डिबेट में बैठ के बातें नहीं करते हैं। अरे डर किस बात का लग रहा है भाई, आपको डर किस बात का लग रहा है? हम आपकी तरह डिबेट में बैठ के बातें नहीं करते हैं। पूरी बात सुनिए, आपकी जो रेट अभी आई है
उत्तर प्रदेश किसानों की बात अभी सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सका है। आज की आप बताइए, अब आप रेट की बात कर रहे हैं, अभी आप खाद की किल्लत की बात कर रहे हैं, रेट की बात उसकी आपूर्ति विधिवत नहीं हो पा रही है। और इस समय गन्ना की फसल, आलू की फसल, गेहूं की फसल, तीनों फसल के लिए डीएपी चाहिए और वहां पर एनकेपी भी है। तो इसलिए एक साथ किसान टूट पड़ा है, इसलिए लंबी लाइन लग रही है। भले ही आपके पास स्टॉक है, लेकिन अगर ये पहले होता तो किसान को लाइन में लगना नहीं पड़ता। दूसरी बात, अभी आलोक जी ने ये बात कही कि शिक्षा क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व काम किया। हम ये बात, आप भी शिक्षा से जुड़े और हम भी जुड़े हैं। आलोक जी, एक काम बता दीजिए, आपने प्राइमरी स्कूलों का कायाकल्प किया है, हम भी ये मानते हैं कायाकल्प हुआ है, लेकिन उसके पीछे क्या मामले हैं, इसको आप लोग जो है उसको अभी प्राइवेट में देने जा रहे हैं। अरे भैया, भविष्यवाणियां मत करिए, भविष्यवाणियां मत करिए, ये उत्तर प्रदेश की जनता पे छोड़ दीजिए, ये उत्तर प्रदेश की जनता पे छोड़ दीजिए। आप कुछ निर्णय आप मत करिए, आप भाग्य विधाता मत बनिए। आप भाई साहब, अनुरोध है आपसे, आप भाग्य विधाता मत बनिए। कुछ निर्णय आप उत्तर प्रदेश की जनता पे छोड़ दीजिए। हमने किया है, ये आपने स्वीकार किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। वो आप बेच रहे हैं, अभी आपने कहा। अरे भैया, कितनी चीनी मिले आपने बेची, बताइए उत्तर प्रदेश में। मैं बताऊं कितनी चीनी मिले आपने बेच दी, बताइए। कहाँ आपने बंदरबाट किया, ये बताऊं मैं आपको। आज भी 90% आयात होते। अगर हम अच्छे होते तो हम सरकार में। अरे भाई साहब, तभी तो हम कह रहे हैं कि आपने 15 साल में कुछ अच्छा नहीं किया, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें मौका दिया और 2022 में वो हमें पुनः मौका देने जा रही है। ये आपने स्वीकार कर लिया। कोई मना नहीं कर रहा है, तो 22 बताएगा। अगर हम अच्छे होते, हमारी कुछ गलतियां ना होती तो हम पास होते, आप कोई पास होते। चलिए, आपने स्वीकार किया कि आपने लोगों को रोजगार नहीं दिया, आपने अपराधियों को संरक्षण दिया, समाजवादी पार्टी ने, आपने स्वीकार किया। देते हैं हम तो कहते और मारो। हम कब कह रहे, हम भाई ये कहे कि आप मार रहे हो, हम इस पे प्रश्न उठाएं तो रोजगार भी दिया हमने, 4.5 लाख से ज्यादा रोजगार दिए हमने। और हमारे यहाँ भर्तियां कोर्ट में नहीं पहुँचती है। ना किसी ने आरोप लगाया कि 6 लाख रुपए चाचा ने मांगे हैं। किसान पिस रहा। चलिए ठीक है, आज की बिग बुलेटिन की आज की इस बहस को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए आलोक जी का, अनिल जी का, विकास का, विवेक जी का, वरुण का और शशांक का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।